अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। अभी हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे पहले देख लेते कि आईबीपीएस में क्या पूछा गया था। तो आपने अगर फर्स्ट स्टेट अटैम्प्ट किए होंगे या नहीं अटैम्प्ट किए होंगे और उसके क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखे होंगे, तो आप देखिए वहाँ पे साइकोलॉजी में कितनी चीज़ें पूछी गई थी। आपको सीडीपी पूरा का पूरा अच्छा खासा उसमें था, जिसमें मोटिवेशन पे आपके क्वेश्चन थे, गिफ्टेड चाइल्ड पे थे, मेंटल रिटार्डेशन पे थे और इलनेस पे थे। मेंटल इलनेस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आपने सीडीपी में नहीं किए, डीएड या बीएड में, तो ऐसी कोई चीज़ें उसमें काफ़ी थी, जैसे कि मेंटल इलनेस के बारे में आ गया था, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे साइकोलॉजी को लेकर, और बहुत सारा एजुकेशनल साइकोलॉजी पे भी था, और जिसमें थेरीज थी। पियाजे की थेरी थी, एरिक्सन की थेरी थी, थेरीज के नेम थे कि कोलबर्ग की थेरी का नेम पूछ लिया गया था। बीने का इंटेलिजेंस पे, बीने का मेंटल एज के क्वेश्चंस, आईक्यू के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सारा का सारा फर्स्ट स्टेट में था। सेकंड स्टेट में आईबीपीएस में जब हमने देखे, तो देखिए पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस में हमको सिर्फ सिचुएशनल साइकोलॉजी पे क्वेश्चन मिले। और सिचुएशनल साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सिर्फ इमोशनल और प्लस सोशल इंटेलिजेंस को देखते हैं। यानी कि क्या, इमोशंस यानी कि फीलिंग, और सोशल यानी कि सामाजिक, कि आपका पॉजिटिव रिएक्शन क्या रहेगा किस चीज़ को लेके, कि एक सिचुएशन आपके सामने दे दी जाती है और उस सिचुएशन में आपका पॉजिटिव रिएक्शन, आपका रिस्पांस कैसे रहेगा। एक तो इमोशंस को देख के तो इमोशनल इंटेलिजेंस में चला जाएगा, और एक सोशल इंटेलिजेंस यानी कि आप क्योंकि एक सोसाइटी में रहते हैं तो उस हिसाब से आपका आंसर रिएक्शन क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन थे किसमें, आईबीपीएस में। तो टोटल सिचुएशनल साइकोलॉजी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप थे सेकेंड स्टेट में पूछे गए। तो 25 to 30 मार्क्स यहाँ से इजीली इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी के जो सेट है, अभी के सेट में हम तो ये करेंगे ही, क्योंकि ये बहुत सिंपल, बहुत अच्छे और सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं सिचुएशनल साइकोलॉजी के। लेकिन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ कर रहे हैं। मैंने इस सेट में ना 2017 के क्वेश्चन ली हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि इन केस उस टाइम नहीं पूछे थे तो आपको एक आध क्वेश्चन अगर आ जाता है एक्स्ट्रा के तौर पे, या तो फिर अगर वो वर्ड्स, वो टर्म यूज़ हो जाता है, तो आपको उसके मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आप उसको पूरी तरह सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे 2017 के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ज़रूरी है अगर आपको आ जाए तो मार्क्स नहीं जाना चाहिए साइकोलॉजी के। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, और मैं आपको बोल चुकी हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे हैं जानबूझकर भी, और क्योंकि ज़रूरी भी है, सीडीपी के हिसाब से आपको आना भी ज़रूरी है। प्रोफाउंडेड मेंटल रिटार्डेशन स्कोर इन आईक्यू। प्रोफाउंडेड और मेंटल रिटार्डेशन यानी कि क्या, बहुत ज़्यादा जहनी माजूरी। तो और उर्दू में क्या था कि अक्ल में जहनी इस्तेहकाम का स्कोर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ना, इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक हमारा क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो। देखिए प्रोफाउंडेड मेंटल रिटार्डेशन यानी कि जहनी माजूरी होती है ये, कि बच्चा जहनी तौर पे क्या है, बहुत माजूर है। और बहुत माजूर है यानी कि आईक्यू लेवल क्या होता है, बिल्कुल आईक्यू यानी कि खदरे जहानत, आईक्यू लेवल क्या होता है, बिल्कुल 20, बिलो 20 होता है। ये तो बिलो 20 पे चला जाता है, बिलो 20 रहेगा। अब आईक्यू क्या है और इस पे किसने वर्क किया, तो देखिए आईक्यू यानी कि उर्दू में इसे खदरे जहानत कहा जाता है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी कि खदरे जहानत। और सबसे पहले वर्क किए थे किसने, विलियम स्टर्न ने किए थे। और फार्मूला था, और फार्मूला भी दिया गया था इसका, आईक्यू इक्वल है, खदरे जहानत इक्वल होता है MA यानी कि मेंटल एज। और मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिए थे, ये बीने ने दिए थे, अल्फ्रेड बीने ने दिए थे। और अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि असली उम्र, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से, क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्या होता है, आईक्यू कैसे मालूम करते हैं, मेंटल एज, और उसको हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज से। तो मेंटल एज क्या होती है, मेंटल एज यानी कि आज की वो एज जिसमें बच्चा
परफॉर्म करता है, मेंटली इंटेलेक्चुअली परफॉर्म करता है, जैसे कि आप 10 क्वेश्चन दे रहे तो बच्चा 7 कर रहा, तो वो आज की उसकी मेंटल एज हो गई, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि असली उम्र के आज उसकी जो एज है वो, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। तो आपको IQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क़द्र ज़हानत इक्वल होता है ज़हनी उम्र बटे असली उम्र ज़रब 100 के। नेक्स्ट देखेंगे क़द्र ज़हानत का लेवल। तो आपको इतना लेवल तो पता होना चाहिए कि क्या है, इतना मालूम होना चाहिए आपको। IQ क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा 140 प्लस जो बात करते हैं वो बहुत ज़हीन लोगों की होती है, जीनियस होती है, तो उसको आप गैर मामूली ज़हानत वाले लोग कहेंगे। उसके बाद गिफ्टेड चाइल्ड है या गिफ्टेड लोग होते हैं, तो तकरीबन 120 अबो इसका होता है, 120 प्लस होता है, ज़्यादातर 120 to 139 हम लेते हैं। और इसको उर्दू में कहते हैं खुदादाद सलाहियत वाले लोग, खुदादाद जिनमें सलाहियत होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, टैलेंट होता है। अब देखिए एवरेज एक होता है जो 70% लोग जो एवरेज में जाते हैं, तो एवरेज यानी कि क्या, उर्दू में इसे कहेंगे औसत, एवरेज को। तो ये क्या है, 90 to 109, तो ये औसत दर्जे में आ जाते हैं, जिनका IQ 90 to 109 है, 109 है, 109 है, तो वो एवरेज में आ गए। और अबो एवरेज के ऊपर वाला जो जाता है तो वो 110 to 119 होता है, यानी कि थोड़ा औसत से थोड़ा ऊपर जो जाता है। और देखिए 25 to 49 में इम्बेसाइल यानी कि गबी चला जाता है, और इडियट अहमक में जाते हैं 0 to 24 जिनका IQ होता है। तो जो बिलो जाएंगे ना, जो बिलो चले जाएंगे 20 के नीचे की जो कैटेगरी होती है, तो वो किसकी होती है, वो यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड, प्रोफाउंडेड यानी कि बहुत ज़्यादा जहनी माजूर जो होंगे, तो उनकी कैटेगरी में वो जाएंगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपको क्वेश्चन कि प्रोफाउंडेड मेंटल रिटार्डेशन स्कोर इन IQ इज, के IQ लेवल बोलिए मेंटली रिटार्डेशन, बहुत ज़्यादा जहनी माजूर बच्चे जो रहेंगे उनका IQ क्या रहेगा, तो 120 प्लस जो होता है वो गिफ्टेड का होता है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। बिलो 20 ये अभी मैंने आपको बताई कि 20 से भी नीचे का IQ लेवल रहेगा उनका। और बिलो 35 नहीं, वो तो इम्बेसाइल में आ जाएंगे, तो ये नहीं। और बिलो 25 भी नहीं, बिल्कुल 20 के भी बिलो का जो स्कोर होता है ना वो रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिलो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड से विच ऑफ दिस इज़ ट्रू इन रिलेशन टू मेंटल एज। तो देखिए ये जो इंटेलिजेंस की बात की गई थी, तो हमने देखे विलियम स्टर्न ने सबसे पहले IQ का फॉर्मूला बताए थे। और ये जो मेंटल एज है, तो इंटेलिजेंस पे वर्क किए थे अल्फ्रेड बीने ने भी, तो बीने ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिए थे, साथ ही साथ उन्होंने मोनोफैक्टर थ्योरी भी दिए थे, किसकी, इंटेलिजेंस की, जहानत की। एक आलमी नज़रिए जहानत भी उन्होंने दिए थे, किसने, बीने ने। मोनोफैक्टर दिए थे उन्होंने, बीने ने। और एक चीज़ याद रखना है कि मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो भी बीने ने दिए थे। तो मेंटल एज क्या है, मेंटल एज यानी कि जहनी उम्र है, मेंटल एज उर्दू में लिखकर आएगा आपको जहनी उम्र। तो ये किसने दिए थे, ये बीने ने दिए थे, ये बीने ने दिए थे। और क्या कहा था कि मेंटल एज क्या है कि आज की डेट में इंटेलेक्चुअली बच्चा जो परफॉर्म करता है, यानी कि आज अभी जहनी तौर पे बच्चा जो कारकर्दगी करेगा, जिस तरह का अमल करेगा, वो उसकी मेंटल एज है। आज जैसा दिमाग को यूज़ कर रहा, जहन को अपने यूज़ कर रहा और अपनी परफॉर्मेंस जो दे रहा है तो वो उसकी आज मेंटल एज रहेंगी। तो ये अल्फ्रेड बीने ने दिए थे। तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला दिया गया है कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बीने, तो ये तो बिल्कुल राइट है कि जहनी दिमागी अमल का नज़रिया अल्फ्रेड बीने ने दिया था, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला राइट है।
It refer to a measurement of intellectual functioning expressed in term of age, कि ये उम्र के लिहाज से ज़ाहिर होने वाले दानिशवराना काम की पैमाइश से मुतालिक है। बिल्कुल सही कि आज की एज में बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये तो हमारे दोनों ही राइट आ गए, बोथ ए एंड बी। तो यही हमारा आंसर होगा कि दोनों ही राइट है, क्योंकि ये दोनों राइट हो गए। और नेक्स्ट था इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्शियस विल डिज़ायर, बिल्कुल भी नहीं, कॉन्शियस विल डिज़ायर की बात नहीं किए थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डैश मेथड ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज साइंस। तो देखिए अगर हम ना साइकोलॉजी की बात करें तो देखो साइकोलॉजी ना स्टेप्स से होकर आई है कि पहले इसको तो सोल बोला गया, अरस्तु ने साइंस ऑफ सोल बोल दिया उसको, है ना, कि ये तो एक रूह का इल्म है, ऐसे बोला गया। फिर थोड़ा सा चेंज होकर जो 4th स्टेप पे जब हम गए थे तो वहाँ पे क्या आया, बिहेवियर आया इंसान का, है ना। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर पे हम चले गए। फिर ऐसे ही करते करते हम ना इसकी ब्रांचेस आई, साइकोलॉजी की शाख आई, ब्रांचेस आई। तो उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी आनी चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो जो मेथड दिए गए थे तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ना बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, देख सकते हैं बच्चे की। तो डैश मेथड ऑफ रिसर्च contribute the most to educational psychology as a science, के तहक़ीक़ का वो तरीक़ा, जांचने का, कुछ मालूम करने का वो तरीक़ा जिसने साइंस के तौर पे सबसे ज़्यादा तालीमी नफ्सियात में अपना किरदार अदा किया है, तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड आप D.Ed और B.Ed कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि एक एक्सपेरिमेंट से पहले की एक जो स्टेज होती है तो पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट कहा जाता है उसको। एक पहले की जो स्टेज है वो प्री टेस्ट में जाती है, एक पोस्ट टेस्ट में चले जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है, तो ये राइट होगा। रिसर्च नहीं, रिसर्च मेथड का साइकोलॉजी में इतना नहीं है। 1-to-1 क्वेश्चनिंग करके आप नहीं कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल, तारीख़ी, इससे कोई लेना देना नहीं। मेन क्या है, मेन कंट्रीब्यूशन किसका है, एक्सपेरिमेंटल मेथड का है, एक्सपेरिमेंट का है, तजुर्बाती तरीक़े का है। तो आंसर होगा हमारा वो। नेक्स्ट है गिफ्टेड हु। अब आपको गिफ्टेड पे क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हम देखते हैं चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड। तो गिफ्टेड क्या है, अब आपको ना अगर आ जाए पेपर में गिफ्टेड ही आ जाए तो आपको पता होना क्या है ना, इसके लिए ये भी पढ़ना ज़रूरी था। तो गिफ्टेड चाइल्ड क्या है, उर्दू में है खुदादाद सलाहियत वाले बच्चे। अच्छा बच्चे यहाँ क्योंकि चाइल्ड लिखी करके मैंने बच्चे लिखे हैं, वरना गिफ्टेड पर्सनैलिटी रहेंगे खुदादाद सलाहियत वाले। अब देखिए गिफ्टेड क्या होता है कि 120 अबो IQ होता है। और गिफ्टेड में क्या है, गिफ्टेड की मैं कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, वोकेबलरी बहुत ज़्यादा होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होंगी, रिटेन कर सकते हैं चीज़ों को, जहन में काफ़ी देर तक रख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, याददाश्त में वापस अपनी ला सकते हैं इमीडिएटली। अटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, अटेंटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें इनमें बेस्ट होती है। अलर्टनेस होती है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सोशल इंट्रैक्शन बहुत अच्छा करते हैं, सब होता है, पूरी चीज़ें इनमें बहुत बेस्ट होती है। बहुत फास्ट लर्निंग स्पीड के साथ लर्न कर लेते हैं, टाइम नहीं लेते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन करते हैं। ये सिर्फ एक चीज़ है जो जिसका टीचर ने ख्याल रखना है कि सेंसिटिव नेचर के होते हैं, सेंसिटिव इन नेचर, के नेचर में हसास होते हैं, हसासियत होती है इनके फितरत में। तो इसका टीचर ने क्या करना है, थोड़ा ख्याल रखना है। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। रेंजुले की थ्योरी जो थी इन पर ही थी, रेंजुले ने थ्री रिंग मॉडल थ्योरी दिए थे गिफ्टेड बच्चों पे, तो आपका उससे लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इतना आपको डीप में नहीं ले जा रही हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड। अब उर्दू में लिखा गया कि बच्चे जिन्हें तोहफ़ा किया गया
लिया गया। तो ये देखो, ये ट्रांसलेशन ना आपका ऐसे नहीं होना चाहिए कि चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड, कि बच्चे वो जो खुदादा सलाहियत वाले हैं, और आगे आपको क्या दिया गया है ऑप्शन, ऐसा होना चाहिए। देखिए उर्दू में वहाँ, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम, क्या है कि नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, कि क्या है उर्दू में बोला गया है कि बग़ैर तहकीमाना उनकी ज़रूरियात, नहीं देखिए नॉन असर्टिव यानी कि गैर यकीनी होना, गैर यकीनी होना। तो अपनी नीड्स को लेके, अपनी ज़रूरतों को लेके, ज़रूरियात के बारे में गैर यकीनी होते हैं कि ये बच्चे नहीं, ये बहुत अटेंटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उनको पता है उनकी नीड्स क्या है। तो उर्दू में मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अपनी ज़रूरियात के बारे में गैर यकीनी होना, ये तो एक्टिव है, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, के अपने फैसलों में आज़ाद होते हैं, बिल्कुल सही है कि गिफ्टेड होते हैं, इनको पता है कि ये बहुत डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं, इनको पता है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो चीज़ सही होंगी या गलत होंगी, तो डिडक्टिव रीजनिंग अपनी यूज़ करते हैं ये लोग। तो ये बिल्कुल सही है कि इंडिपेंडेंट होते हैं अपने खुद के जजमेंट में, क्योंकि बहुत ही डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं, उनको पता है कि उनका फ़ैसला जो है उसका असर सही होने वाला है या गलत, ये तो उनकी क्वालिटी ही होती है, तो इसलिए ये वाला बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, के उर्दू में मौलमीन की आज़ादी, नहीं ये देखो ऐसे नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर यानी कि असातिज़ा पर मुनहसर नहीं होते हैं, ऐसे है वो कि असातिज़ा पर मुनहसर नहीं होते। तो देखो ऐसा भी नहीं है कि गिफ्टेड बच्चे हैं तो असातिज़ा पे मुनहसर नहीं होंगे, तो ये रॉन्ग हो गया। और इंट्रोवर्ट इन नेचर, अपने नेचर में इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट के ना अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, फितरती बातिनी, तो ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे कर लीजिए आप इसको कि तन्हाई पसंद, शर्मीला। इंट्रोवर्ट के ना मीनिंग अलग अलग होते हैं कि फितरत में, नेचर में, कि फितरत के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, नेचर को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, इंसान की फितरत, फितरत के लिहाज से, ऐसे कीजिए उसको, फितरत के लिहाज से कैसे होते हैं। देखो इंट्रोवर्ट के मीनिंग होते हैं शर्मीले, कि या तो शर्मीले होते हैं या फिर तन्हाई पसंद। अब देखो शर्मीले लोग ही तन्हाई पसंद रहेंगे, तो अलग अलग मीनिंग है यहाँ उसके। तन्हाई पसंद या अपनी ज़ाती तवज्जो देना, ज़ाती तवज्जो देते हैं, अपने ख़ुद की ज़ाती तवज्जो देना ख़ुद पर, तो हाँ ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें होती है कि उनमें कि शर्मीले होंगे, तन्हाई पसंद होंगे, अपने आप को ही ज़ाती तवज्जो देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। शर्मीले बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बोल्ड होते हैं, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं। शर्मीला बच्चा तो एक सिचुएशन आने पे कुछ और ट्राई ही नहीं करेंगे, वो तो खामोश बैठ जाएंगे, ये तो बोलते, शर्मीला बच्चा ज़्यादा बोलेगा भी नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है। आप पढ़ चुके होंगे गिफ्टेड पर्सनैलिटी के बारे में D.Ed और B.Ed में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो है कि द इवैल्यूएशन टेल्स अबाउट अ ट्रेट, जो इवैल्यूएशन है तो हमको किस ट्रेट के बारे में बताता है। उर्दू में क्या दिया गया है, देखिए कि तक़वीम एक ख़ासियत के बारे में बताता है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ट्रेट्स मीन्स क्या, ख़ासियत, और इवैल्यूएशन तक़वीम लिखा गया है। इवैल्यूएशन की मीनिंग होते हैं जांच के, जांच, क्या आप जो जांच लेते, या तशख़ीस, जांच या तशख़ीस है ना, इवैल्यूएट करना। तो किस चीज़ के बारे में बताता है, तो देखो हम इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, जांच, ख़दरे पैमाई या तशख़ीस का अमल हम क्यों करते हैं, क्या ख़ासियत है इसकी, क्योंकि जो बच्चा है तो उसका परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए कि आज अभी वो किस लेवल पर है, कहाँ कमी है, कहाँ गैप्स है, ये जानने के लिए, प्लस टीचर का वे ऑफ टीचिंग अच्छा है या नहीं, वो सही तौर पे समझा रहे हैं या नहीं, कि टीचर ही के तरीक़े तदरीस में सुधार होना चाहिए कि बच्चा नहीं समझ पा रहा, ये जानने के लिए, यानी कि टीचर को भी मौका मिल जाता है, बच्चे को भी मौका मिलता है
है अपने गैप्स को, अपने गलतियों को समझने का यहाँ पर। तो इसके लिए इवैल्यूएशन ज़रूरी है। इवैल्यूएशन हम इसलिए नहीं करते, तशख़ीस, जांच, ख़तरे पैमाई हम इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चे का स्कोर कितना है नंबर में। क्वांटिटी मालूम नहीं करते, हम क्वालिटी मालूम करते हैं। क्वालिटी देखते हैं हम, काबिलियत उसकी देखते हैं, क्वालिटी उसमें सिफत को हम देखते हैं, उसकी क्वालिटी पे जाते हैं। क्वांटिटी नहीं देखना है, इतने परसेंट आए, उतने परसेंट आए, 50% आए, 70% आए, ये नहीं देखना है। वो तो मेमोरी बेस्ड बच्चा आंसर लिख कर आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए हमको क्या है, क्वांटिटी यहाँ नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है यहाँ पर। और यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ये बेस्ट होता है। तो इसके लिए इसलिए देखिए आंसर हमारा क्या होगा। तो उर्दू में आपको मैंने इवैल्यूएशन के मीनिंग बता दी। हाउ मच ऑफ इट्स क्वांटिटी इज़ प्रेजेंट। तो आप इवैल्यूएशन के ज़रिए, ख़तरे पैमाई के ज़रिए, जांच के ज़रिए आप ये देखेंगे कि कितनी मिक़दार है, कितनी क्वांटिटी में है, ये देखेंगे, ये जांचेंगे क्या बच्चे की मिक़दार जांचना है क्या नहीं। What is the value of that trait? आप उसकी खासियत को देखेंगे अगर आप इवेलुएट भी कर रहे, ठीक है, बच्चे को। तो इवेलुएशन में भी आप, और या इवेलुएशन मेथड में भी आप उसकी वैल्यू को देखेंगे, उसकी खासियत को, उसके कद्र को देखेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। हाउ कैन बी एक्सप्रेस दैट ट्रेट, कि इस तरह की अलामत का इजहार कैसे किया जा सकता है, ये देखेंगे कि आप इस खासियत का इजहार कैसे करेंगे। या हाउ कैन बी मेजर दैट ट्रेट, के इस तरह के अलामत की पैमाइश कैसे करेंगे। नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या देखेंगे कि वैल्यू क्या है, ख़ासियत क्या है उसकी, ये देखेंगे। तो आंसर हो जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ट्रेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स, अब देखिए 3 तरह के एड्स होते हैं। एक ऑडियो एड्स है तो इसको उर्दू में समई वसाइल कहा जाता है। और समई यानी कि क्या, सुनना जिससे हम सुनते हैं, और सुनने को और क्या कहा जाता है, समात कहा जाता है, कि सुनकर जो इल्म हासिल किया जाएगा वो ऑडियो एड्स रहेंगे, समई वसाइल रहेंगे। ऑडियो विजुअल यानी कि बसरी और समई वसाइल, कि आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी, जैसे कि टीवी वगैरह। तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा ऑडियो एड्स, कि हम तदरीसी अमल में इनमें से किसको सबसे ज़्यादा यूज़फुल मानेंगे। तो रेडियो को तो मान लेंगे सबसे अच्छा ऑडियो एड्स है, ये समई वसाइल है। लाउड स्पीकर नहीं है। टीवी 2 है, क्या है, एक सिर्फ ऑडियो नहीं है, टीवी ऑडियो विजुअल है। तो और उर्दू में इसको समई व बसरी कहा जाता है। समई व बसरी है वसीला, तो इसलिए ये नहीं है। और वॉकी टॉकी पोर्टेबल जो रेडियो है तो ये भी नहीं है, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। अगर आप ऑडियो एड्स की बात करें तो वो क्या है, रेडियो के भी ज़रिए बहुत सारी ना एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल नॉलेज आप बच्चों को सुनने के लिए दे सकते हैं, कि बच्चा वो सुन सकता है, सुन के नॉलेज ले सकता है। अब नेक्स्ट है एरिक्सन थ्योरी individual generally focused on developing dash during adolescence and dash during adulthood। तो देखिए इसकी पूरी की पूरी स्टेप्स मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन बाद में फिर से पढ़ेंगे, पहले एक बार ये देख लीजिए। अब देखिए ये ना 2017 में आपको अच्छा खासा एक क्वेश्चन तो भी मिला होगा एरिक्सन की थ्योरी पे एज को लेके, लेकिन ना IBPS में नहीं है। और मैं बार बार मतलब पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ कि सिचुएशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन है जो अभी हम आगे करेंगे IBPS में। लेकिन कि इन केस अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। क्योंकि जो मेन थ्योरीज है ना वो आपको होना चाहिए, पूछेंगे नहीं लेकिन कुछ तो नॉलेज उसका होना चाहिए अगर पूछ ले तो, इसलिए हम कर रहे हैं। वरना इनके अगर वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन दिए और इसके नहीं दिए तो फिर बोलेंगे कि हमने इतना सारी चीज़ें भी करके रखे थे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। सिर्फ इन्होंने ना क्राइसिस दिए थे, और वो किसने थे, क्राइसिस दिए थे
के स्टेजेस बताए थे लाइफ स्पैन थ्योरी के साइकोलॉजिकली ना एक जो एज में हमारी चीज़ें होती है वो कैसे कैसे होती है। तो 1.5 ईयर में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। अब मैं ये पूरे एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि IBPS ने नहीं पूछे थे, तो हम एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ आपको स्क्रीन पर रख रही कि आपने याद कर लेना। एंड 1.5 to 3 ईयर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आता है बच्चे में, और 3 to 5 ईयर तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आती है बच्चे में। 5 to 13 ईयर में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, और इंडस्ट्री यानी कि क्या है, वर्किंग प्लेस को कहते हैं। और बच्चे के लिए इंडस्ट्री क्या है, अब वो स्कूल में जाएगा और वहाँ पे सीखेंगा, तो बच्चे के लिए इंडस्ट्री क्या है, स्कूल है। और एक और स्टेज है 13 to 21 ईयर की, तो वो है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। यहाँ बच्चा इसमें चला जाता है। तो देखिए वहाँ पे एडोलेसेंस की बात की गई है ना, तो एडोलेसेंस की एज क्या है हमारे पास, 12 to 18 ईयर की है ना, 12 to 18 ईयर या 11 to 18 ईयर की एज हम लेते हैं एडोलेसेंस। उर्दू में इसको उनफुआने शबाब का दौर कहते हैं। हाँ, उनफुआने शबाब का दौर। तो देखिए आती क्या है, आइडेंटिटी आती है वर्सेस कन्फ्यूजन। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हर जगह लिए थे एरिक्सन ने। आइडेंटिटी की तरफ जाता है बच्चा तो कन्फ्यूजन की तरफ भी चला जाता है। फिर 21 to 39 यानी कि फिर अडल्टहुड की तरफ आ गया बच्चा, अडल्टहुड। तो यहाँ पे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वर्क करता है। इंटीमेसी यानी कि क्या, लव वगैरह के उसमें जाता है, रिलेशनशिप की तरफ जाता है, जॉब की तरफ जाएगा वो, क्यों, क्योंकि वो लव एंड एक्सेप्टेंस की तरफ चला जाता है यहाँ पर। तो और एक आइसोलेशन की तरफ जाता है। और आइसोलेशन क्या होता है कि जहाँ आप ये एक्स्ट्रा समझो लव वगैरह चीज़ों की तरफ ना जाते हुए अपने आप को आइसोलेट करते हैं। आपका एक गोल हो जाता है, वो अचीव करना होता है आपको अपनी लाइफ में, तो आपका पूरा फोकस उस पर होता है। तो ये लव एंड एक्सेप्टेंस की तरफ आप ना बढ़ते हुए आप आइसोलेट हो जाते हैं, आइसोलेशन की तरफ जाता है। यहाँ इंसान अकेला पड़ जाता है, अकेला रहता है, लेकिन अपने गोल को लेकर चलता है। हाँ, यहाँ उसका गोल है। मैं बहुत डीप में नहीं जा रही। हाँ, और लव के मीनिंग आप वो कुछ अदर भी नहीं लीजिए, अपने फैमिली के लिए होता है ना, अपने सिबलिंग के लिए होता है, बहुत अलग वे में है, लेकिन मैं पूरा नहीं ले रही। हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही। 40 to 45 यानी कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन होता है। एंड 65 to टिल डेथ तो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आ जाता है बच्चे में। तो देखिए इतनी सारी ये स्टेजेस थी जो एरिक्सन ने दिए थे, लेकिन आपको एज के साथ सिर्फ याद होना शायद ज़रूरी है ये। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया था कि इन इरिक्सन थ्योरी इंडिविजुअल जनरली फोकस ऑन डेवलपिंग डैश ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो अभी हमने देखे एडोलेसेंस में बच्चा क्या होता है, आइडेंटिटी की तरफ जाता है, अपनी पहचान की तरफ जाता है। और अडल्टहुड में कहा जाता है, इंटीमेसी की तरफ जाता है। अभी मैंने आपको वो स्टेज बताई, तो ये दोनों की तरफ जाएगा। उर्दू में लिखा गया है, एरिक्सन के नज़रिए के मुताबिक मुनफरिद शख्स आमतौर पे सने बलूग के दौरान डैश की तरक्की पर जोर, और फिर देखिए यहाँ पे सने बलूग लिखा गया है, यहाँ पे होना है उनफुआने, कीजिए उसको उनफुआने शबाब कहते हैं। एडोलेसेंस को उर्दू में उनफुआने शबाब कहते हैं, और बलूगियत को अडल्टहुड कहते हैं। ठीक है, तो अब आंसर देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी इंटीमेसी, यही आंसर रहेगा। इंटीमेसी पहले नहीं आती, इंटीमेसी पहले ही नहीं है। बेस ट्रस्ट वगैरह, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका इंटीमेसी, आइडेंटिटी वर्सेस इंटीमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील प्राइमरी कंसर्न विथ वन सेल्फ, कि हम क्या करते हैं जहाँ हम सबसे पहले ना अपने आप के बारे में सोचते हैं। वन सेल्फ यानी कि क्या, हम जब अपने आप को के लिए सोचते हैं तो अपने आप में क्या सोचेंगे हम, तो हम अपने आप में हमारी पर्सनैलिटी के बारे में सोचेंगे, हमारे ट्रेड्स के बारे में सोचेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें हैं, है ना, हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। तो हम क्या है, हम कैसे हैं, हमें क्या चीज़ें करना है, हम क्या करते हैं। तो जब हम हमारे अपने लिए सोचते हैं तो ये क्या होता है, हमारा सेल्फ कंसेप्ट हो जाता है ना। तो ये हमारा सेल्फ कंसेप्ट है।
हमारा सेल्फ कंसेप्ट है, जहाँ हम अपने लिए अपने बारे में सोचते हैं। उर्दू में लिखा हुआ है कि ऐसा रुझान जिसमें कोई शख्स ये महसूस करता है उसे बुनियादी तौर पर सिर्फ अपने आप से सरोकार रखना चाहिए, यानी कि सेल्फ कंसेप्ट, अपने आप का, मैं, मेरा, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी चीज़ें, मेरी सारी चीज़ें अपने आप से सरोकार रखता है। वो क्या है? तो वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर सोशल सेल्फ नहीं है। सोशल सेल्फ में ऐसा नहीं होगा। सोशल सेल्फ में इंसान अपना सोशल इंटरेक्शन देखेगा। तो यहाँ पे वो लोगों से मेल मिलाप जहाँ रहता है, जिस ग्रुप में रहता है, वहाँ इंटरेक्शन को देखता है, समाजियत को देखता है, समाजी ताल्लुक़ात को देखता है ना, वो है ये मेल मिलाप को देखता है। सेल्फ प्राइड नहीं, कि हम एक जगह रहते हैं, हम एक ग्रुप में रहते हैं, तो वहाँ हम अपने सेल्फ एस्टीम को देखेंगे, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं आप उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह देखेंगे। जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी इज़्ज़त होना, अज़मत होना, सेल्फ इस्टीम होना, हमारी वर्क करना, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ये वो नहीं है। वहाँ अपने आप से सरोकार रख रहे। तो पर्सनल सेल्फ हो गया ये हमारा, क्या हो गया? हमारा पर्सनल सेल्फ, क्योंकि ये क्या है? सेल्फ कंसेप्ट है। सेल्फ खुद का, हमारे खुद का सेल्फ कंसेप्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल सेल्फ कहते हैं। तो ये है कि अपने आप से सरोकार है, रैशनल सेल्फ नहीं है, तो आंसर होगा पर्सनल सेल्फ। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड पर्सोना विच मीन्स, पर्सनैलिटी ये आई है वर्ड पर्सोना, और इसके मीनिंग होते हैं क्या? मास्क के, मुखौटा, मास्क। तो क्या है वो? थेट्रिकल मास्क, बिल्कुल सही है। सोल यानी कि नहीं है, सोल मीन्स रूह नहीं है। सेल्फ यानी कि खुद नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। पर्सनैलिटी ये पर्सोना वर्ड से है, ग्रीक से है, और इसके मीनिंग होते हैं क्या? मास्क के, मुखौटा लगाना, मुखौटा पहन लेना, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मेंटल एबिलिटी इंक्लूड, मेंटल एबिलिटी यानी कि जहनी सलाहियतों में इनमें से कौन सी चीज़ें आएंगी? तो ऐसी पूरी ये चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग आराम से कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें आएंगी मेंटल एबिलिटीज़ में? तो मेमोरी आएंगी है ना, मेमोरी मीन्स याददाश्त आएंगी, फिर रीजनिंग आएंगी, मंतकी सोच हमारी यहाँ पर आ जाएंगी, थिंकिंग सोच आएंगी, क्रिएटिविटी यानी कि तहकीक वगैरह, सारे का ताल्लुक़ हमारे मेंटल एबिलिटी से है ना, कॉग्निशन से है, तो ये आएगा। इंटरेस्ट, अटेंशंस एंड फीलिंग, इसका ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ अफेक्टिव डोमेन से है, तो ये इसमें नहीं जाएगा। डायनेमिज़म नहीं है ये। डायनेमिज़म के मीनिंग होते हैं कि मुतहर्रिक करना, फ़ाल होना, मुतहर्रिक होना, फ़ाल या मुतहर्रिक के होते हैं। तो ये तो साइकोमोटर डोमेन में चला गया। एंड साइकोमोटर एबिलिटी ये नहीं है। साइकोमोटर एबिलिटी क्या होती है? हर की सलाहियत या हर की महारत, ठीक है, जहाँ हम हाथ पैरों का, हमारे बॉडी पार्ट्स का अच्छे से यूज़ करते हैं। तो जो जहन का ताल्लुक़ है ना, जहन का जो ताल्लुक़ है उससे रिलेट करने वाली चीज़ से क्या है? मेमोरी है, रीजनिंग है, क्रिएटिविटी है, रिकॉल करना है, ये सारी की सारी इसमें चले जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, थ्रू इवैल्यूएशन वन कैन स्टडी। अब देखिए यहाँ मीनिंग बराबर है, इवैल्यूएशन मीन्स तशख़ीस, या फिर और क्या कह सकते हैं आप उसको? जांच कह सकते हैं, या क़द्र पैमाई कहा जाता है, या अंदाज़े क़द्र भी कहा जाता है। अब आपको जो भी वहाँ लिख कर आ जाए, मैंने पूरे वो वर्ड्स लिख दिए उससे रिलेट करने वाले। थ्रू इवैल्यूएशन वन कैन स्टडी, के तशख़ीस के ज़रिए हम मुताला करते हैं, मालूम करते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं किस चीज़ की? द स्टूडेंट, हाँ, स्टूडेंट के गैप्स की, कहाँ कमी है, कहाँ फुलफ़िल हो गई है चीज़ें, वहाँ की, कहाँ तक पहुँचा है बच्चा लर्निंग में, उसकी। द टीचर्स, टीचर की भी, टीचर का वे ऑफ टीचिंग, टीचर कैसा है, कैसे पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, टीचर को भी पता चल जाएगा, है ना, और दोनों सुधार कर सकेंगे। बोथ द अबो, बिल्कुल आंसर यही होगा, बोथ द अबो, दोनों का। और नन ऑफ द अबो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आंसर है बोथ द अबो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ़ योर सैलरी क्लर्क, एक देखिए सिचुएशनल साइकोलॉजी पर हम आ गए, है ना, मैंने बोली ना आपको IBPS सिचुएशनल साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन। अब आप देखिए कैसे आंसर लेंगे आप सिचुएशन के हिसाब से। इफ़ योर सैलरी क्लर्क इज़ harassing you are unnecessarily, what would you like to do to resolve it? अगर आपका तनख्वाह देने वाला क्लर्क आपको गैर ज़रूरी तौर पे परेशान कर रहा है तो आप उसे कैसे हल करेंगे, आप क्या करेंगे? वो अगर आपको अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो अब ये ऑप्शन में से देखिए आपको क्या सही लगेगा। ये है सिचुएशनल साइकोलॉजी आपकी कि आप क्या करेंगे। पहला है यू विल थ्रेट हिम विथ फिजिकल असॉल्ट, आप उसे जिस्मानी हमला करके उसको डराएंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। यू विल फोर्स हिम टू डील इन अ सिविलाइज्ड मैनर, कि बिल्कुल सही कि हम बोलेंगे उनको कि ज़रा ना एक मैनर्स के साथ, सिविलाइज्ड मैनर में क्या करो, आप हमसे डील करो, हमारे साथ जो आपका बिहेवियर है वो कैसे रखो, एक बहुत ही मैनर्सफुल वे में रखिए, एक सिविलाइज्ड वे में रहिए आप, यानी कि एक बहुत ही महज़िब तरीक़े से, तहज़ीब के साथ महज़िब तरीक़े से पेश आइए हमारे से। तो हम उनको ये इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करेंगे, है ना, या ऐसा ज़ाहिर करेंगे या ऐसी कुछ बोलेंगे कि उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आप ना आपके मैनर्स थोड़े से क्या करो, थोड़े अच्छे कर लो करके, या हमसे अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो थोड़ा तहज़ीब के साथ करो। सिविलाइज्ड मैनर यानी कि तहज़ीब के साथ आप बोलेंगे उनको कि तहज़ीब के साथ पेश कैसे आना है। ऐसे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करेंगे तो हाँ बिल्कुल हम ये चीज़ सिखाएंगे उनको। यू विल निगलेक्ट हिम, क्यों निगलेक्ट करेंगे? अगर वो इंसान हमको अगर बार बार हमको, और क्योंकि हमारा उससे ताल्लुक़ ही है, क्योंकि हम वहाँ वर्क कर रहे, काम कर रहे, अगर वो बार बार परेशान करेंगे तो वो तो कंटिन्यू करेंगे, तो हम निगलेक्ट क्यों करेंगे? हम उसको तरीक़ा बताएंगे कि हम ये है तो आप हमारे साथ ऐसे रहो, है ना, तो वो आप करेंगे। यू विल कीप साइलेंट एज यू डील विथ हिम एवरी मंथ, तो वही मैंने बोली कि नहीं उसके साथ तो काम करना है ना, तो आप ऐसे बोलेंगे क्या हम खामोश हो जाएंगे, है ना, खामोश रहेंगे, क्योंकि हर महीने हमको उससे सैलरी लेना है, तो क्यों खामोश होंगे? फिर तो जब तक रिटायर नहीं होते चलते रहेंगी क्या चीज़ें? तो आप उसको तहज़ीब के साथ फ़ोर्स करेंगे कि एक सिविलाइज मैनर में आप हमसे क्या करो, हमसे पेश आओ। तो आंसर होगा आपका वही जो मैंने अभी बताई। तो ऐसा आपको सिचुएशनल साइकोलॉजी, सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। नेक्स्ट पूछा गया है यू आर वेरी बिजी इन योर पर्सनल वर्क, कि आप बहुत ज़्यादा क्या है अपने ज़ाती काम में बहुत मसरूफ़ है। सही बात है, आजकल की जो हमारी लाइफ है देखिए कि हम हमारे पर्सनल वर्क में कितने बिजी रहते हैं, है ना, उस पे ही आपको क्वेश्चन दिया गया है। Meanwhile, your neighboring retired person visit you in a relaxed and gossiping mood। अब क्या होता है कि आपके ना जो पड़ोसी है वो रिटायर है और वो शख्स ना आपके पास आ जा रहा है, लेकिन वो रिलैक्स फील करना चाहते हैं। रिलैक्स फील कैसे करेंगे? बातचीत करना है, थोड़ा सा गॉसिप करनी है। और गॉसिप तो करना अच्छी चीज़ नहीं है कि कहाँ गॉसिप करते बैठे कि हम बातचीत करेंगे, गॉसिप करेंगे, इसकी इसकी गॉसिप होंगे तो इसकी इसकी बातें ग़ीबत वगैरह की तरफ जाएंगे। तो यहाँ क्या बोला गया है कि आपका पड़ोसी रिटायर शख्स आपको आरामदाह और पुरसुकून मूड में मिलने आ जाता है, उस वक्त आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? इन सच अ टाइम हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विथ दैट पर्सन, कि आप अब उनके साथ क्या करेंगे? अब आप तो बहुत बिजी है, आप टाइम नहीं दे सकते, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, उनकी पर्सनल चीज़ें ज़्यादा नहीं सुन सकते, किसी और के बारे में गॉसिप नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? अब वो आ गए तो फिर अब क्या करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। You exhibit passive attitude in order to discourage his conversation। ऐसे करेंगे क्या कि आप उसकी गुफ्तगू की हौसला शिकनी के लिए गैर फ़ाल रवैये का मुजाहरा करेंगे नहीं। हम ऐसा एटीट्यूड नहीं बताएंगे कि वो बात कर रहे हैं और हम ऐसा एक एटीट्यूड हमारा बता रहे हैं कि हाँ हमको बिल्कुल भी हम इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बात की वैल्यू नहीं है, ऐसा एटीट्यूड हम उनको बताएंगे कि नहीं? ऐसा एटीट्यूड बताएंगे वो थोड़ा हर्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो हमको हर्ट करना है क्या उनको? नहीं,
वो आए हैं, वो तो ज़ाहिर बात है अगर वो आए हैं तो आपके साथ अच्छा रैपो होगा या आपको उतनी इम्पोर्टेंस देते होंगे, इसलिए वो आपके पास आए हैं कि वो गॉसिप कर सके, थोड़ा रिलैक्स मूड में आपसे बात कर सके। तो आप एटीट्यूड तो नहीं दिखाएंगे, तो ये तो आपका ईगो आ जाएगा यहाँ पे, तो आप इस तरह से तो नहीं करेंगे ना। उसके बाद है यू इन्जॉय द कंपनी। अच्छा नहीं, ये कब कर सकते हैं कि जब हम खुद बहुत फ्री हो गए, और फ्री रहे तो भी नहीं करना चाहिए फिर गॉसिप, है ना। तो यू इन्जॉय द कंपनी बाय थिंकिंग दैट यू टू फील रिलैक्स विथ हिम, कि हम क्या करेंगे, हम भी उनके साथ थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहते हैं, कि आप ये सोचते हुए उसकी मानियत से लुफ्तअंदोज़ होते हैं कि आप भी उसके साथ आरामदा महसूस करते हैं। तो यहाँ रिलैक्स्ड फील की मीनिंग आरामदा महसूस नहीं करना है, मेंटली रिलैक्स होना है। तो नहीं, हम ये चीज़ें नहीं करेंगे। यू गिव ड्यू ऑनर, हम उनको एक बहुत रिस्पेक्ट इज़्ज़त देंगे आने के बाद, ठीक है। बट लेकिन टेल हिम अबाउट द टाइम लिमिट, बिल्कुल सही कि हम उनको लेकिन ना टाइम लिमिट के बारे में बताएंगे कि देखिए पहले तो वो आते हैं, बहुत ही एक अच्छे मैनर्स के साथ उनको वेलकम करेंगे, बहुत अच्छे से, है ना। और उसके बाद थोड़ी सी उनसे बात करेंगे और थोड़ी सी टाइम लिमिट के बारे में बोलेंगे कि हम थोड़ा सा अभी बिज़ी चल रहे हैं, वो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करना, तो फिर हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम बाद में मिलते हैं, या बाद में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मौका मिलते ही, टाइम मिलते ही। तो ये सबसे अच्छा है, ना हर्ट होगा, आपका टाइम बचेगा, सामने वाले को हर्ट भी नहीं होगा, और सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी, ताल्लुकात भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये आपका देखिए यहाँ आपका बिहेवियर भी समझ में आ रहा है कि आप कैसे बिहेव करेंगे उसके साथ। तो ये सबसे अच्छा होगा, ना सामने वाले को बुरा लगेगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, सारी चीज़ें अच्छी। यू सिट एज एंड आइडल पर्सन एंड थिंक टू हिज डिपार्चर, कि आप ऐसा करेंगे कि आप बिल्कुल एक बेबस होके बस बैठ जाएंगे कि अब क्या करना, सामने वाले आ गए तो ऐसा करेंगे क्या, आप बेकार नहीं बेबस होना बोलेंगे, या एक मजबूरी में बैठ जाना, शख्स की तरह बैठकर उसके जाने के बारे में सोचते रहेंगे कि आप सुन तो रहे हैं उन्हें, लेकिन क्या है, और कैसे आइडियल बन के कि आप बेबस होके ऐसा बेजारी से बस बैठे हुए हैं कि अब क्या करना, इनके जाने का वेट करना, बस सुनते रहेंगे उनको कि, और सोचेंगे दिल में कि ये कब उठते और जाते यहाँ से। तो ऐसा नहीं करेंगे, ख़ुद का भी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे, और ख़ुद भी परेशान नहीं होना है हमको, ये वाला पॉजिटिव रिएक्शन ये हमको लेना है। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर फीचर ऑफ ADHD। तो देखिए जितनी भी डिसेबिलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए कि एजुकेशन में जो डिसेबिलिटीज़ आती है उसमें एक ADHD है। ADHD क्या होती है, अटेंशन का डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। यहाँ बच्चा ना तवज्जो नहीं दे पाता है, अटेंटिव नहीं होता है, आधी अधूरी तवज्जो देंगे या पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाता है बच्चा। तो इसमें बच्चा करता क्या है देखिए, तो यहाँ पे इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत शो करता है, रिपीटिव बिहेवियर बहुत शो करता है बच्चा, क्योंकि अटेंशन का इशू रहता है उसके, और आधी अधूरी बातों को सुनता है, फिर उसका जहन कहीं और चला जाता है, फिर रिटर्न आता है। तो ये काय का, ये अटेंशन का, तवज्जो का डिसऑर्डर है, ये नुक्स है, ये एक नुक्स है। तो अटेंशन एंड इम्पल्सिविटी होती है कि इसमें कि अटेंशन अटेंटिव तो बच्चा है ही नहीं, हाँ इम्पल्सिविटी होती है। दूसरा के इंटेंशन, ये एक मिनट है, अटेंशन नहीं, ये इंटेंशन बोल दिया उन्होंने, अटेंशन का है ये डिसऑर्डर। तो यहाँ इंटेंशन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भी इंटेंशन है और इंटरनल ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइपर सेंसिटिविटी एंड इंटेंशन ऐसा भी नहीं है, बढ़ी हुई हसासियत है उसमें, और नियत का काम है कि नहीं। इन अटेंशन अटेंटिव नहीं होता है बच्चा, पूरी तवज्जो नहीं दे पाता है, तो ये रहेगा इन अटेंशन के पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाता है। और हाइपर सेंसिटिविटी इम्पल्सिविटी को बच्चा शो करता है, बहुत ज़्यादा हसासियत यहाँ पे बच्चे में होती है, हसासियत का जज्बा बहुत ज़्यादा बच्चे में पाया जाता है। और रिपीटिव बिहेवियर भी करता है, उसका जहन इधर उधर चला जाता है, वो उस टाइम पे उस चीज़ को नहीं एडजस्ट कर पाता मेंटली, कहीं और उसका जहन चला जाता है। तो ये एक है, तो अटेंशन का डिसऑर्डर है ये, तो डायरेक्ट अटेंशन का डिसऑर्डर लेना था, बाकी ऑप्शन ना मैच ही नहीं करते थे, तो डायरेक्ट अटेंशन का डिसऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन। साइको सोशल डोमेन क्या है, साइको यानी कि नफ्सी, नफ्स,
नफ्सी और सोशल यानी कि समाजी। तो समाज में हम रह रहे तो उसके हिसाब से जब हम सीखेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो साइको सोशल डोमेन में क्या आ जाएंगे, हमारा मोटर स्किल नहीं आती है, मोटर स्किल ये साइको मोटर में आती है, साइको मोटर डोमेन में आती है। हर की तौर पे हम कैसे सीखते हैं, और स्टाइल ऑफ बिहेविंग ये हमारा साइको सोशल में आ जाएगा, साइको सोशल डोमेन में आएंगे कि हम सोसाइटी में रह के कैसे बिहेव करते हैं। आगे के उसके ऑप्शन पेस्ट नहीं हुए, लेकिन जाने दो क्योंकि आंसर आपको मिल गया ये। नेक्स्ट है कि शेकन बॉडी सिंड्रोम इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो के हिजान में मुब्तला बच्चा, के एक बच्चा जो बहुत एक ऐसी कंडीशन में है कि वो डर रहा है, डर की वजह से उसकी बॉडी शेक कर रही है, शेकिंग बॉडी है बच्चे की। तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है? जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो बच्चे के साथ गलत हुआ है ना। तो अब हम देखेंगे क्या है कि चाइल्ड अब्यूज़ के बच्चे के साथ तशद्दुद हुआ है, कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, तशद्दुद हुआ है बच्चे के साथ। तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ हुआ है, शेकिंग बॉडी है, तो ये क्या है, कुछ तो हुआ है बच्चे के साथ। एक्सीडेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड में कोई चीज़ हुई थी, तो ऐसे बचपन में हुआ हादसा, उससे नहीं, ये उसका असर नहीं है। अभी बर्थ डिफेक्ट के पैदाइश में ही नुक्स है, उसकी वजह से ये नहीं हुआ। नन ऑफ दी अबो, ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ तशद्दुद हुआ है, कुछ तो बुरा हुआ है, तो उसका ये सिम्टम है, उसकी वो अलामत है। नेक्स्ट है, इन अ सोसाइटी what type of role do you feel for yourself to resurrect value in it। तो अब क्या बोला गया है कि अगर ना सोसाइटी में है, कि आप सोसाइटी में एक माशरे में जब आप रहते हैं, तो माशरे में अपने इक़्तिदार को दोबारा शुरू करने के लिए आप किस किस्म का आपका किरदार, आप अपना किरदार किस किस्म का बनाएंगे, कि इन अ सोसाइटी में व्हाट टाइप ऑफ रोल डू यू फील, आप कैसा रोल अपने लिए फील करेंगे फॉर योर सेल्फ टू रेजुरेट वैल्यू इन इट, कि आप वहाँ पे अपनी वैल्यू को दोबारा से पाने के लिए या अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में आप अपने लिए कैसा रोल चाहेंगे। तो जाहिर बात है हम कुछ अच्छी चीज़ चाहेंगे, इफ़ेक्टिव रोल चाहेंगे ना, कि हमारे होने ना होने का फ़र्क पड़े, कि हमसे चीज़ें ऐसी हो कि बहुत सारे लोग हमारे क़रीब आ जाए या हमसे फ़ायदा हो किसी का, है ना। हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें करें जिससे ना लोग हमारी तरफ आए, हम लोगों के काम आए, लोग हमारे आए, हमारा रोल एक अच्छा रहे, है ना। तो इफ़ेक्टिव रोल रहेंगे, मौसिर रोल होना चाहिए आपका। सही बात है, मौसिर होना चाहिए, अनइफेक्टिव नहीं, गैर मामूली नहीं चाहेंगे हम, नॉर्मल नहीं चाहेंगे, नथिंग टू कंट्रीब्यूट, कि हम कुछ हिस्सा नहीं चाहते। नहीं, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हर एक चाहता है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त चाहता है, अज़मत चाहता है, एक पहचान, आइडेंटिटी अपनी चाहता है सोसाइटी में क्रिएट करना। तो हम हमारे लिए एक इफ़ेक्टिव रोल चाहेंगे कि हमारा एक बहुत अच्छा मौसिर असर होना चाहिए समाज पर। जैसे आप टीचर हैं तो आपका होगा बच्चों पर। डैश इज़ अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब देखिए, किसी ख़ास काम के लिए किसको आप तरजीह देंगे, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए किसको प्रेफर करेंगे, आप किसको तरजीह देंगे किसी ख़ास काम को अगर आपको करना है, तो इनमें से आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा आपका, इंटरेस्ट पे, स्किल पे, क्रिएटिविटी पे, इमेजिनेशन पे। तो इंटरेस्ट पे देंगे। कोई चीज़ अगर करना है तो सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होने पर ही हम स्किल को हासिल करते हैं, हम क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, इमेजिनेशन की तरफ जाते हैं। ये स्टेप को हम फॉलो कब करेंगे, जब हम में दिलचस्पी होंगी। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर काय की क्रिएटिविटी, है ना, तो और काय क्या हम आगे बढ़ेंगे। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो स्किल काय की आएंगे और काय की क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट होना चाहिए, हम मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डील विथ गिफ्टेड स्टूडेंट इन योर क्लास, के गिफ्टेड बच्चों के साथ टीचर को कैसे डील करना चाहिए अपनी क्लास में। डेवलप एपिथी बिकॉज दे बिकम द सोर्स फॉर फ्रस्ट्रेशन फॉर अ नॉर्मल वन, कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ना एपिथी यानी कि बेहिसी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, बेहिसी
लापरवाही, ऐसे मीनिंग उर्दू के लिए। डेवलप एपिथी बिकॉज दे बिकम द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर नॉर्मल वंस, के अब यहाँ पे सर्द रवैया बोला गया है, सर्द रवैया पैदा करेंगे, क्योंकि बेहिस होना मतलब क्यों उन लोगों से बेहिसी वाला रवैया करेंगे आप गिफ्टेड बच्चों से। अब आप टीचर है, ठीक है, क्योंकि वो आम बच्चों के लिए बेचैनी का सबब बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गिफ्टेड बच्चे हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं। आप उनको अदर एक्टिविटी तो वो जो करेंगे तो वो सरदर्द आपके लिए नहीं बनेंगे, ना बच्चों के लिए बनेंगे, वो बेचैनी का सबब नहीं बनते हैं ये बच्चे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ट्राई टू मोटिवेट दैम, हाँ मोटिवेट करना पॉजिटिव है, मोटिवेशन यानी कि तरगीब देना। मोटिवेट कर रहे हैं आप, पॉजिटिव वर्ड आ गया यहाँ पे, मोटिवेट करेंगे टू अचीव एज पर एक्सीलेंट, के उनमें जो मतलब कि कारकर्दगी की जो सलाहियत है ना, उनमें जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप उनको वर्क करने के लिए थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि हाँ करो आप उस चीज़ को, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो करना चाहिए कि आप मोटिवेट करो कि आप में जितनी सलाहियत है आप उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करो। पूरे ऑप्शन पेस्ट नहीं हुए, लेकिन 20 का आंसर है तो हमको मिल गया, इसलिए आगे चले जाते हैं। अब एपिथी एंड मोबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए ये क्या है कि एपिथी यानी कि क्या, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और जिसमें बेहिसी आ जाएगा, उर्दू में बोला जाएगा बेहिसी, बेहिसी आना या फिर लापरवाही आना, है ना। एंड मोबिलिटी, एंड मोबिलिटी, अब वो होता है मोबिलिटी, एक होता है मोबिलिटी और एक है मोबिलिटी। टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो क्या है कि किसी अमल को शुरू करने में बेहिसी और मजबूरी का ज़रिया क्या है। इसको ऐसे कर दीजिए आप कि किसी भी अमल को, किसी अमल, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी अमल को शुरू करने, कि आप शुरू करना है अब तो शुरू करने या फिर या ख़त्म करने के लिए क्या है, कौन ज़रिया होता है करने के लिए बेहिसी और मजबूरी का ज़रिया क्या होगा, कि इसका ज़रिया क्या होगा, ऐसे कर दीजिए आप इसको। तो ये क्या होगा, फ्लैट इफ़ेक्ट। अब देखिए फ्लैट इफ़ेक्ट क्या होता है, फ्लैट इफ़ेक्ट है, अब उर्दू में फ्लैट इफ़ेक्ट लिख कर दे दिए। एब्सेंस ऑफ इमोशंस, एब्सेंस ऑफ इमोशंस, के जज्बात का ना होना, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी, हाँ ठीक है, अगर बेहिसी का और मजबूरी का ज़रिया क्या बन जाएगा कि आप में इमोशंस ही नहीं है। देखो इमोशंस होना ना, कि पॉजिटिव इमोशन रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे तो आप कोई चीज़ को करेंगे। डिप्रेशन में अगर आप है तो भी आप किसी काम को शुरू करने या उसको ख़त्म करने में बहुत ही बेहिसी, लापरवाही और मजबूरी सा फील करेंगे। और अवोल्यूशन कीजिए उसको, अवोल्यूशन होगा, अवोल्यूशन होना है, एक बार देख लेते। लैक ऑफ विल है ना, अवोल्यूशन, लैक ऑफ विल एंड डिज़ायर, है ना। कि ये एक सेकेंड ना, ये स्पेलिंग देख लीजिए। अवोल्यूशन, अदम दिलचस्पी का होना, अदम ख्वाहिश का होना, कि ख्वाहिश का ही नहीं होना, तो वो भी चीज़ आपके काम को शुरू करने या उसको ख़त्म करने में क्या करेगा, बेहिसी पैदा करेगा। तो ऑल ऑफ दी अबो, ये सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ये चारों के चार है, तो ऑल ऑफ दी अबो, ऑल ऑफ दी अबो। अब देखिए इतने, बिल्कुल इतने भी इस ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे गए थे IBPS में। हमने बीच बीच में जो सिचुएशनल साइकोलॉजी देखे वैसे थे, लेकिन फिर भी हम ये एहतियातन के तौर पे कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। इन एटीट्यूड चेंज, द चेंज कैन, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपको सेट में मिला होगा अगर आपने फर्स्ट वाला किए होंगे। एटीट्यूड चेंज क्या है, तो एटीट्यूड चेंज दो तरह का होता है, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेट में उन्होंने पूछे थे क्वेश्चन। एटीट्यूड चेंज दो तरह से होता है, चेंज इन एटीट्यूड, एक है कॉन्ग्रुएंट चेंज और होता है इनकॉन्ग्रुएंट चेंज होता है। अब यहाँ पे इमोशन चेंज कैसे होते हैं, देखिए
कॉन्ग्रुएंट चेंज में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी होती है बिटवीन थॉट, इमोशन और एक्शन में। जैसे कि खुश है आप तो खुशी का इजहार आपके चेहरे से हो जाता है, ये एक आपका एटीट्यूड में चेंज रहेगा इमोशनली। और इन कॉन्ग्रुएंट चेंज या इमोशंस क्या होते हैं कि मिसमैच फीलिंग होती है एक्शन के साथ, कि आप दुखी है लेकिन चेहरे से आप जाहिर कर रहे कि नहीं हम बहुत खुश है। ऐसा भी करते हैं ना कि लोगों को नहीं पता होना कि हम दुखी है, तो आप चेहरे से जाहिर कर रहे खुश है जबकि आप दुखी है। तो ये इस तरह के ना दो चेंज होते हैं कि इमोशंस और एक्शन अलग अलग वर्क करते हैं। तो इस पर ये क्वेश्चन था, आएगा तो चांस तो नहीं है आपको, लेकिन फिर भी देख कर रख ले रहे हम कि इन एटीट्यूड चेंज द चेंज कैन क्या है कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट, दोनों चेंज होते हैं हम में, दोनों ही चेंज होते हैं इंसान में, है ना। हम कभी कभी बताते भी नहीं हैं कि हम क्या माइंड में है ऐसा होता है। यूनी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, इसका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है। दो तरह के एटीट्यूड चेंज होते हैं, वो मैंने आपको बता दी क्या रहते। अब सिचुएशनल क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो अच्छा है। When you visit your parents in summer break, जब आप आपके पेरेंट्स के पास समर ब्रेक में मौसम में बाहर की छुट्टियों में जाते हैं, what type of elderly behavior you will expect from them with regarded to children। अच्छा, तो आप उनसे किस तरह का बिहेवियर बर्ताव चाहते हैं कि बच्चों के हिसाब के, आप बच्चे हैं, आप क्या चाहते हैं कि पेरेंट्स ने आपके साथ कैसा सलूक करना, कैसा बिहेवियर उनका होना चाहिए आपके साथ। तो आप इनमें से कौन सी चीज़ें चाहेंगे उस वक्त जब आप छुट्टियों में पेरेंट्स के पास गए। They will tell them the past reminiscences with pride, कि वो उन्हें माजी की यादें फ़ख्र के साथ बताएंगे। हाँ ठीक है बताएंगे, ऐसा कर सकते हैं, बैठेंगे बातें करेंगे, पास्ट की बातें निकालेंगे और बहुत फ़ख्र के साथ बताएंगे। They will tell, वो बोलेंगे, tell them moral story, वो उन्हें अखलाक़ी कहानियाँ भी सुनाएंगे, बिल्कुल कहानियाँ सुनाएंगे, किस्से सुना सकते हैं, ये भी करना चाहिए। They will tell their struggle in rearing of their children, वो अपने बच्चों के लिए जो अपनी मेहनत थी ना कि हमने देखो आपके लिए क्या किए थे क्या नहीं किए थे, ये आप उनको बताएंगे, ये भी बताएंगे। और उसके बाद है They will tell anything एज मेंशन अबोव विथ ह्यूमर, के मस्कुरा बाला जितनी भी चीज़ें बोली गई है ना ये पूरी की पूरी सही है, तो हाँ ये फिर आंसर हो जाएगा हमारा कि ऊपर की जो चीज़ें हैं ना पूरी की पूरी करेंगे। तो देखिए ये नॉर्मल ऐसे सिचुएशनल जो क्वेश्चन आते हैं ना तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ अब नेक्स्ट जो है इसके तो ऑप्शन ही नहीं आए हैं तो मिस कर देते। नॉर्मल क्वेश्चन था कि बच्चे लेट नाइट फिल्म वगैरह देख रहे तो आप क्या बोलेंगे, तो हम उनको कन्वेंस करेंगे कि ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ सम स्टूडेंट इंटर योर रूम, अगर कुछ बच्चे आपके कुछ तलबा आपके रूम में दाखिल हो जाते हैं एंड अब्यूज़ हार्शली, और आपको गाली गलौज वगैरह करते हैं, एट दैट टाइम हाउ वुड यू कंट्रोल द इमोशंस, तो आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे अगर कोई बच्चे ऐसी हरकत करते हैं आके आपके पास, तो यू विल रिएक्ट इन सिमिलर टोन, बिल्कुल नहीं यही निगेटिव बात हो गई, उन जैसे बन जाएंगे क्या, उनके जैसे बनेंगे क्या, नहीं, एंड ट्राई टू असॉल्ट देम फिजिकली उन पे जिस्मानी तौर पे हमला करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे उनको, बिल्कुल भी नहीं। और क्या करेंगे फिर, फर्स्ट यू विल ट्राई टू पैसिफाई देयर इमोशंस, है ना कि आप पहले ना उनके उस चीज़ को ठंडा करेंगे, समझेंगे, देन आस्क देम पोलाइटली अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और फिर क्या करेंगे उनको उनकी प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में पूछेंगे। आप पूछेंगे कि हाँ अब बोलो आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे लेकर, ऐसे करेंगे, हाँ ये करेंगे, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। यू विल फील अशेम्ड अमंग योर कलीग्स, नहीं हम क्यों बुरा काम वो कर रहे, शर्मिंदा हम क्यों होंगे, आप खुद को अपने साथियों के दरमियान शर्मिंदा महसूस करेंगे, नहीं बुरा वो कर रहे तो हम क्यों शर्मिंदा होने वाले हैं। यू विल रिपोर्ट द केस टू द प्रिंसिपल विथ रिकमेंडेशन टू रेस्ट्रिक्शन, तो देखो ये रेस्ट्रिक्शन के वास्ते आप नहीं बोल सकते, और आप उन्होंने हमारे साथ बुरा किए तो हम भी उनके साथ रिटर्न में बुरा नहीं कर सकते, क्या उनके साथ भी ये चीज़ें हो जाना, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, ऐसी थिंकिंग तो नहीं रखेंगे। फर्स्ट उनको काम डाउन कर दो और सुकून से बोलो कि आप बोल दो कि प्रॉब्लम क्या है, हम बैठ के उसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हाउ
वुड यू लाइक टू बिहेव विथ योर स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू योर चिल्ड्रन। हाँ, कि आप अपने बच्चों के मुकाबले में अपने तालिब इल्मों के साथ किस तरह सलूक करना पसंद करेंगे। आपके अपने बच्चे हैं और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो दूसरों के हैं, तो फिर मारेंगे, डांटेंगे, झिड़काएंगे, क्या करेंगे बोलिए इनमें से। जस्ट लाइक ओन चिल्ड्रन, बिल्कुल सही कि सबको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझो और वही चीज़ कीजिए जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, ये करेंगे। इक्वल ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, बात ही गलत हो गई, कैंसिल हो गया। रिप्रेस्ड ट्रीटमेंट, परेशान हो जाएंगे नहीं। इट इज़ बेटर टू लैंड देम अ फ्री हैंड, बिल्कुल नहीं कि आप उनको फ्री हैंड आज़ाद छोड़ देंगे कि हाँ जाओ चलो जो करते हैं करो, नहीं। जहाँ आपको उन्हें जितना टाइम देना है उतना टाइम देंगे, जहाँ सिखाना है वहाँ सिखाएंगे, जहाँ जो चीज़ करना है, जहाँ गाइड करना है वहाँ पे गाइड करेंगे, फ्री हैंड नहीं छोड़ना है उनको। ऐसा क्यों करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप सून आफ्टर। अब देखो ये ना, ये भी आपको ना थोड़ा साइकोलॉजिकली जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टेट फर्स्ट का था, लेकिन हम देख लेते। स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, और बेचैनी हो जाती है अजनबी लोगों की वजह देखकर बच्चा बेचैन हो जाता है। तो ये कब होता है ना, ये किसके बाद आपको दिखाई देगा, तो कौन सी स्टेज में होगा। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, नहीं कंजर्वेशन में तो हम अपने आप को महफूज करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के तसव्वुर में तो आप अच्छा फील करेंगे, ये नहीं, यहाँ बच्चा बड़ा हो जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म में अगर पियाजे की थ्योरी के हिसाब से बात करें तो ईगोसेंट्रिज्म में सेकेंड स्टेज में बच्चा है, 2 to 6 ईयर की एज में बच्चा है ना, प्री ऑपरेशनल में है, वहाँ बच्चा ऐसा फील नहीं करता। द थ्योरी ऑफ माइंड ऐसी कोई नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहाँ पे बच्चा फील करेगा। सेंसरी मोटर स्टेज होंगी, अगर पियाजे की बात कर रहे उस कंटेक्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, तो सेंसरी मोटर स्टेज है। बर्थ टू इन्फेंसी का बच्चा है, बर्थ टू 2 ईयर का है, वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी किसी के पास जाते नहीं हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है बच्चों में। इरिक्सन की थ्योरी के हिसाब से ले लो तो फर्स्ट स्टेज है उनकी बर्थ टू 1.5 ईयर की, जहाँ पे बच्चे में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट चलता है, तो वो भी आप उसके हिसाब से भी इसको ले सकते थे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करें तो पियाजे ने दिए थे इसको, तो आप आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट है सिचुएशनल पे क्वेश्चन कि यू वुड लाइक टू प्रेफर टू जॉइन अ टीचिंग प्रोफेशन। अब आप ना टीचिंग प्रोफेशन को प्रेफर करना क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद करेंगे यहाँ पे, और कैसे करेंगे, करना पसंद करेंगे किस तरह से, कैसे। बाय गिविंग ब्राइबरी फॉर योर अपॉइंटमेंट इन विलेज टाउन स्कूल, के गांव शहर के स्कूल में अपनी तकर्रुरी के लिए रिश्वत देकर ऐसा करेंगे बिल्कुल भी नहीं। बाय एक्सॉल्टिंग योर एक्सीलेंट इन नेशनल लेवल कंपटीशन, बिल्कुल सही, जो अभी हम दे रहे हैं कि आप टेट एग्ज़ाम दीजिए, और टेट एग्ज़ाम देकर, है ना, TAIT एग्ज़ाम दे रहे हैं या CTT एग्ज़ाम दे रहे हैं या महा TT एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपका लेवल कितना है। तो आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे और हमारा लेवल बताएंगे कि हम अभी किस लेवल पर है, इस तरह से करेंगे, तो ये सही है। और बाय एनी मीन्स एज जॉब कंडीशन आर वेरी, अब किसी भी ज़रिए से, चाहे वो रिश्वत देना क्यों नहीं होता है ना, कि हमको जॉब ज़रूरी है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दो और आप बताओ अपने आप को, प्रेजेंस करो वैसे, और आप जॉब ले लो, ऐसे इस तरह से लेंगे। या बाय सीकिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, के सियासी हिमायत की तलाश करेंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट वगैरह लेके हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे, बाय एक्सॉल्टिंग योर एक्सीलेंस इन नेशनल लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन अपनी कारकर्दगी को बताएंगे और करेंगे। तो देखिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ था। तो ऐसे आपको सिचुएशनल क्वेश्चन पे आपका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, तो इस टाइप की चीज़ें आपको आना चाहिए, और सिंपल भी है ना। एन इंडिविजुअल विल IQ स्कोर बिटवीन 55 to 70 कैन। अब क्या बोला गया है कि अगर IQ लेवल है, अब ऐसे क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम करके रख ले रहे। IQ लेवल 55 to 70 है, इनमें से क्या करेंगे इंसान, होल्ड अ जॉब, जॉब करेंगे क्या, जॉब ले लेंगे, होल्ड अ जॉब, या मैरी और हैव अ फैमिली,
मेक फ्रेंड्स, और ये पूरे के पूरे। तो देखो जो स्कोर है ना, जो IQ है ना 55 to 70 है ना, तो यहाँ पे इंसान ना वर्क भी कर सकता है और सोशल रिलेशनशिप वगैरह को मेंटेन भी कर सकता है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, होल्ड करेगा जॉब को। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल कैंसिल हो गई कि अगर उस IQ वाला है कि 55 to 70 तक ही IQ के लेवल में है, तो वो एक जॉब को रख सकता है, क्योंकि वो एक अपने सोशल इंटरेक्शन कर सकता है, मेंटेन कर सकता है सोसाइटी में कि कैसे उसको रहना है, कैसे करना है। तो इतनी चीज़ें, वर्क भी कर सकता है वो, तो होल्ड जॉब यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट है, अब देखिए सिचुएशनल साइकोलॉजी पे क्वेश्चन है। यू बिकेम एग्रेसिव ऑन दोज पेरेंटल इशू विच यू फील इनएडुकेट बिकॉज, आप वालिदैन के उन मसाइल पे जारहाना बन गए जो आपको नाकाफ़ी महसूस होते थे, क्योंकि अब आप क्या कर गए कि पेरेंटल इशू जो है, वालिदैन के जो मसाइल है, उन पे आप एग्रेसिव बन गए, जबकि एग्रेसिव होने का हक़ ही नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एग्रेसिव होना है क्या नहीं, अब आप एग्रेसिव बन गए उनके वो इशूज़ पर। तो ऐसा क्यों? इट हैज़ हेवी इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन, क्योंकि उनके वो मसाइल ने ना आपके ब्रेन पे, आपके दिमाग पे बहुत असर कर दिए थे, इसलिए। एंड क्रिएट एब्स्टेकल इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ में ना एब्स्टेकल यानी कि मुश्किल आना, बाधा डालना, रुकावट डाल दिया उन चीज़ों ने, उन इश्यू में आपके लाइफ को। तो आप एग्रेसिव हो गए, किसके साथ? उनके साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना, या किसी के साथ भी नहीं, एग्रेसिव होना ही नहीं है ना। यू हैव लॉस्ट सिंपैथी इन देयर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब हाँ, ये हुआ कि आप एग्रेसिव क्यों हो गए, वजह क्या थी इसकी एग्रेसिव होने की, कि यू हैव लॉस्ट सिंपैथी इन देयर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, के उनके नामुनासिब रवैये की वजह से आप हमदर्दी, आपका वो जो हमदर्दी वाला फैक्टर था ना, तो हमदर्दी ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आप एग्रेसिव हो गए, कि हमदर्दी जो है ना, एक सिंपैथी वाला फैक्टर मिस हो रहा है कहीं ना कहीं। यू कैन नॉट रैशनलाइज दैट थिंकिंग, कि आप उनके थिंकिंग के साथ नहीं मिल पा रहे। तो थिंकिंग के साथ नहीं मिल पाना है, आपको थोड़ा सिंपैथी रखते हुए, थोड़ा एक ओबेइंग नेचर का होते हुए चलना चाहिए था, तो ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता। यू हैव डेवलप्ड द नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड भी आपको डेवलप नहीं करना है, कि एक है कि सिंपैथी कहीं ना कहीं लॉस हो गई है, इसलिए आप ऐसा एग्रेसिव नेचर पे जा रहे हैं। उसके बाद है इफ़ योर फ्रेंड्स, अब ये बहुत ही वो हो गया, ब्लर हो गया वो। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ responses an organism make to the stimulus event that disturbs the equilibrium in known as, के रद्द अमल का नमूना एक उनसर तनाजुल पर महर्रिक वाक़या बनाता है जिसे मसावात को ज़ाय कर देती है। तो अब देखिए ये कैसे लिखा गया है आपको, कि उर्दू में जो लिखा हुआ है कि एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स एन ऑर्गेनिज्म मेक टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। देखिए एक हमारी ना एक जो एक एडजस्टमेंट का जो लेवल होता है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है कि हमको वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं कर पा रहे तो हम पे स्ट्रेस आता है, हमारी बॉडी वो डिमांड करती है कि नहीं ये कंडीशन हमको चाहिए, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्ट्रेस एक कॉज है, वजह हो जाती है किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस आएगा, और उसका इफ़ेक्ट क्या दिखता है, स्ट्रेन, डिप्रेशन। स्ट्रेन में जाते हैं हम तो हमको थोड़ा चिड़चिड़ाहट हो जाएंगी, इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, मसल्स में एक पेन होना शुरू हो जाएगा हमको, है ना। और क्या हो सकता है, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाएंगे स्ट्रेस आने की वजह से। तो स्ट्रेस इस वजह है कि हमारी बॉडी एक डिमांड करती है, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो, कि हाँ हमको ये कंडीशन चाहिए, नहीं होती है तो स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस का असर स्ट्रेन के फॉर्म में नज़र आता है। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इफ़ेक्ट होता है। तो अब इस पे है कि स्ट्रेस है, स्ट्रेन है या एंजाइटी है ये। तो देखिए
कि एक स्ट्रेस जो है वो वजह है होती है, और स्ट्रेस की वजह से एक हमारी बॉडी जो डिमांड करती है फिज़िकली हो या मेंटली हो या इमोशनली हो कि हम वो कंडीशन होना, अगर नहीं हो पा रहा तो इंसान स्ट्रेस में आता है। ये वजह है, किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस में आ रहा, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, स्ट्रेन के फॉर्म में होता है। स्ट्रेन क्या है कि रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कैसे रिस्पॉन्स करेगा, हेडेक होगा, टेंशन होगा, एंजाइटी होंगी, डिप्रेशन आ जाएगा, ओवर थिंकिंग की तरफ इंसान चला जाएगा, इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होती है, ये स्ट्रेस की वजह से आती है कि पैटर्न जो है ना कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने इक्विलिब्रियम से, तो वो क्या है, वो स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस की वजह से, ये याद रखना, इसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट हमको स्ट्रेन के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। और स्ट्रेन में ही ये बेचैनी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग वगैरह जाती है। तो ये आपको IBPS में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने एहतियातन के तौर पे इसको भी ले लिए थे। तो देखिए अभी हमने पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे IBPS के हिसाब से सिचुएशनल ले लिए। फर्स्ट एड के मैंने कुछ डाली कि आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए था, या वो वर्ड यूज़ हो जाते हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने वो चीज़ें कराई। इंशाल्लाह आएंगी नहीं आपको, लेकिन वो पता होना चाहिए। इन केस आ जाए तो हमारे दिल की तसल्ली के लिए हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए। सिचुएशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, अभी आपने देखे होंगे कि आपका भी आंसर वही आ रहा होगा जो हम यहाँ पे कर रहे थे। तो सिचुएशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे आपको, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे, आगे एक दो और सेट हम ऐसी प्रैक्टिस में ले लेंगे कि कुछ और चीज़ें रिकॉल हो जाए। बाकी तो आपका इंशाल्लाह पेपर सबका बहुत अच्छा ही जाएगा, अल्लाह का करम हो जाए और रहमत हो जाए आप लोगों पर। तो साइकोलॉजी में IBPS ने जो पूछे थे वो सिचुएशनल साइकोलॉजी थी। इंशाल्लाह वहाँ मार्क्स आपके नहीं जाएंगे, लेकिन ये हम कर रहे हैं, बस मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। उसके अलावा कि एक और चीज़ है कि CTET अब अगस्त में होने वाला है, तो इस उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस ना 1 जून आफ्टर टेट अभी हम लेंगे, तो 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहेंगी। ऑफलाइन के लिए यहाँ एड्रेस दिया गया है। और देखिए आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो वो ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन आएंगी व्हाट्सएप के, उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट और हम लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह, एक लेक्चर और इसके कर लेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके, ताकि क्लियरिटी भी आ जाए और एक्स्ट्रा चीज़ें जो फर्स्ट एड की थी वो भी हमारी ये क्वेश्चंस के थ्रू ही हो जाए। अल्लाह हाफिज़।